हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम जान लें कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो एग्जाम 2018 के जीएस के प्रश्न पत्रों का संकलन लेकर आए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले यह जान लें कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी क्यों है। तो मैं आप सभी को बतला दूं कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूरी क्यों होते हैं। आज हम वीडियो एग्जाम के पेपर को लेकर आए हैं, तो इसी पर बात कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा संचालित वीडियो एग्जाम पर जैसे जब वीडियो का नोटिफिकेशन आया तब हमें एग्जाम सिलेबस भी प्राप्त हो गया, जहां से हमें पता चलता है कि हिंदी, जीएस, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट के हमारे एग्जाम होंगे। हमारे प्रश्न पत्रों में हिंदी के 50 क्वेश्चन, जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। असली मुश्किल तो अब है कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या कोई अदर हायर एग्जामिनेशन के सारे प्रश्न आपको वीडियो एग्जाम में मिलेंगे। तो वीडियो एग्जाम के प्रश्न कैसे होंगे, तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ना चाहिए, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो। इससे हमें एग्जाम के प्रश्नों की प्रवृत्ति पता चलती है। अब यह बात तो हो गई। अब बात करते हैं कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कैसे करें। आज हम जिस तरीके को आपके साथ शेयर करेंगे, उसी तरीके से हमारी अपनी टीम अध्ययन करके आज अच्छे पदों पर कार्यरत है। उन्हीं अनुभवों के साथ हमने इस चैनल स्टडी ऑन ट्रैक की शुरुआत की। हमारा उद्देश्य है कि जिन पैटर्न पे तैयारी करके हम लोग सफल हुए, उसी अनुभव को आप सबके साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के प्रीवियस ईयर एग्जाम 2018 का जनरल स्टडी का सेशन पेपर है। तो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क? तो इसका सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि जो प्राइमरी स्टोरेज है, इसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं या मेन स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। इसके स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। यह डाटा फाइलों को और इनपुट निर्देशों को स्टोर करने, पोर्ट करने या निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक परमानेंट डिवाइस, स्थायी डिवाइस, एक अस्थायी डिवाइस, टेम्पररी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस की बात की जा रही है तो प्राइमरी डिवाइस में 2 होती हैं, एक परमानेंट, एक टेम्पररी। परमानेंट में रोम आता है, रोम, प्रोम, PROM, EPROM और EEPROM। और अस्थायी टेम्पररी मेमोरी के अंतर्गत उसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इसके तहत रैम आता है और कैश फाइल आती है।
एक आपका रैम आता है और एक कैश फाइल आती है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क, ऑपरेटर विजुअल। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटर विजुअल। ऑपरेटर विजुअल आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप यह आपके सिस्टम में अनचाही फाइलों को क्लीन करने के काम में आता है। विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डिस्क, इसका ऑप्शन छूट गया है, ये है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर डिस्क डिफ्रेगमेंटर आपका एक सिस्टम टूल है जो कि फैली फाइलों को समेटने का काम करती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि बेसिक कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर सही है हमला सतह। सतह पर हमला, सरफेस अटैक। हमला सतह, सरफेस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीक के उपयोग को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम या क्रिप्ट एनालिसिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोलॉजी क्या है? जब हम इस तरीके सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण की जैसी तकनीक का अध्ययन जहाँ करते हैं, जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं, उसे क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम क्या है? तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है कि जहाँ पे ऐसी तकनीकी का मैथमेटिकल तौर पर डाटा का संरक्षण और उसका प्रमाणीकरण और डिजिटल सिग्नेचर के रूप में कार्य किया जाता है, वहां पे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम कार्य करता है। और क्रिप्ट एनालिसिस क्या है? तो क्रिप्ट एनालिसिस सिस्टम काम कैसे करता है, सिस्टम काम कैसे करता है, यह हम क्रिप्ट एनालिसिस के तहत जानते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं समय को बर्बाद किए बिना। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर है 68.7। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की बातें हम बाद में करेंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? तो इसमें आपके कुल 7 अध्याय हैं रामचरितमानस में, जिसमें है बाल कांड, अयोध्या कांड,
अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो छंद के आधार पर किष्किंधा कांड सबसे छोटा है और बाल कांड सबसे बड़ा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। दूसरे स्थान पे है आपका पश्चिम बंगाल आपका दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे है आपका बिहार तीसरे स्थान पे है। और चौथे स्थान पे है आपका गुजरात आपका आलू के उत्पादन में भारत में चौथे स्थान पे है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंबेडकर नगर। ऑप्शन सी इसका सही है। तो यह आपका प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी, इनका पूरा नाम था सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी। ये इन्हीं की दरगाह है जो कि अंबेडकर नगर में है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह सही आंसर होगा आपका वायलिन इसका सही आंसर है। तो वायलिन से और कौन कौन से लोग संबंधित हैं? तो वायलिन से है वीजी कृष्णन नटराजन और एक और हैं जो प्रसिद्ध हैं वो है श्री राम कृष्णन। ये दो लोग वायलिन से संबंधित हैं। और आपके सितार से आपके पंडित रविशंकर जी जो कि अभी दुनिया में नहीं है। इन्हें 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पंडित रविशंकर जी सितार से संबंधित हैं और इन्हें 3 बार ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। और आपके सितार से संबंधित हैं उस्ताद लियाकत खां जी हैं। और सुजात खान जी भी हैं। और हैं आपके पंडित उमा शंकर मिश्र जी भी आपके सितार से संबंधित हैं। और आपको बता दें कि बांसुरी से आपके हैं हरि
प्रसाद चौरसिया जी, हरि प्रसाद चौरसिया जी, हरि प्रसाद चौरसिया। रघुनाथ सेठ, रघुनाथ सेठ। प्रकाश सक्सेना, प्रकाश सक्सेना। पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष। और भी लोग हैं जो कि आपके बांसुरी से संबंधित हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य लोग हैं जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है, इसका नामकरण प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? यह उस समय का प्रश्न है, 2018 का प्रश्न है। तो अर्धकुंभ का आयोजन किया गया था 2019 में। प्रत्येक 6 वर्ष पर, प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है और 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद से, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कब पड़ा? तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, यूपी के आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, योगी आदित्यनाथ जी के समय में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म पर हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बरसाना। बरसाना आपका लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी जो हैं वो मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की और भी कुछ रचनाएं हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे इनकी रचना थी एक वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन, प्रलय सृजन, युग का मोल, युग का मोल, हिल्लोल, हिल्लोल और जीवन के गान, जीवन के गान जैसी रचनाएं मंगल सिंह सुमन जी की रही हैं। मंगल सिंह सुमन जी के बारे में जान लें तो ये पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म
भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। हमारा पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लें तो जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के छायावादी युग के रचनाकार रहे हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, उर्वशी, प्रेम पथिक जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं। अब हम बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। ऑप्शन सी में देखिए, तो महादेवी वर्मा जी की भी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी एक रचना थी निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा और आधुनिक कवि। और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी भी आपके आधुनिक काल के, अच्छा हाँ, महादेवी वर्मा जी आपकी आधुनिक काल की छायावादी युग की रचनाकार थी, लेखक थी। मैथिली शरण गुप्त आपके छायावादी युग के आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित थे। द्विवेदी युग से संबंधित थे। और मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ प्रमुख रचनाओं में थी साकेत, भारत भारती, पंचवटी, शकुंतला, जयद्रथ वध। यह आपके कुछ मुख्य रचनाकार लेखकों की कुछ रचनाएं हैं। इतना डीपली बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है जिससे एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्नों की तैयारी हो जाना। हम शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं के साथ साथ जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त की भी रचनाओं के बारे में सीख लिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आगरा। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका आगरा में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कानपुर। तो कानपुर में क्या क्या है ये भी इसी साथ में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय सरकरा संस्थान NSI ये आपका कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी आपका कानपुर में है। तीसरा ऑप्शन है लखनऊ। तो लखनऊ में भी जान लेते हैं क्या क्या है।
तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी लखनऊ में है, जिसका पूर्व नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान इसका पूर्व नाम था। यह भी आपका लखनऊ में ही है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में ही है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। देखिए, लखनऊ के बारे में इतना ज़्यादा बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछता है। ऑप्शन में होने के नाते हमने कानपुर के बारे में भी जान लिया, आगरा के बारे में भी जान लिया, लखनऊ के बारे में भी जान लिया। अगर कभी भी प्रश्न यहाँ से पूछता है तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा पल्लीचंदनम इसका सही आंसर होगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जो हमें प्राप्त हुआ है कि जैन सभाओं को जो दान में भूमि दी जाती थी उसे पल्लीचंदनम कहते थे। पहला ऑप्शन है बेल्लान वगाई। तो बेल्लान वगाई किसे कहते थे? तो बेल्लान वगाई कहते थे कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसे बेल्लान वगाई कहते थे। साला भोगा किसे कहते थे? किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि थी उसे हम शाला भोगा कहते थे। और एक ऑप्शन है हमारा ब्रह्मदेया। तो ब्राह्मणों को उपहार में
दी गई भूमि को ब्रह्मदया कहते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा इतिहास का प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। गाजी कोई वंश नहीं था, तुगलक कोई वंश नहीं था, इसी के नाम से रखकर गाजी तुगलक इसने अपना नाम रखा। इसे गाजी तुगलक कह के भी पुकारा जाता था। इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का पूरा शासनकाल 1320 से 1412 ईस्वी तक था। हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और भी चीजें जान लेते हैं इसी क्रम में, कि जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। इसने प्रथम नहरों का निर्माण कराया। प्रथम नहरों का निर्माण आपके गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। डाक व्यवस्था इसके समय में श्रेष्ठ थी। डाक व्यवस्था इसके समय में अच्छी थी। इसने तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना भी की थी। तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। चलिए, पहला ऑप्शन था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक से पहले हम लोग जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। यह 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करता है। इसे जूना खां के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था, इसे जूना खां के नाम से भी जानते हैं। इसे उलूग खां की भी उपाधि मिली थी। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में भारत आया था। बाद में इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन भेजा। किसने भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत कालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। यह सर्वाधिक विद्वान था। इसने खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, इन सब में एकदम दक्ष था। ये मोहम्मद बिन तुगलक ही है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं, दौलताबाद स्थानांतरित किया था।
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक चीज और जान लेते हैं कि इसकी मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। इसकी मृत्यु के समय इसने इतने कड़े नियम, अपने समय में इतने कड़े नियम बना दिए थे कि इसकी मृत्यु के समय बदायूनी कहता है, बदायूनी लिखता है, बदायूनी के अनुसार यह बात आती है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चलिए ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी कुछ बातों को जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन करता है। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। किसका चचेरा भाई था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने राजस्व व्यवस्था में खराज जिसे लगान कहते हैं, खम्स यह युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग होता था, खम्स, और जजिया जो कि इसने हिंदुओं पर एक तरीके का धार्मिक कर लगाया था, जजिया फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और जकात होता था आय का 2.5% जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। जकात होता था आय का 2.5% जो कि मुसलमानों से लिया जाता था और उन्हीं के हित में व्यय किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार की चौथी मंजिल के स्थान पर, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिला का निर्माण कराया था। 2 मंजिला निर्माण कराया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक का था, उसके समय में बना। आकाशीय बिजली गिर जाने की वजह से कुतुब मीनार की चौथा मंजिला बर्बाद हो गया, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 2 मंजिला। और इस तरीके से कुतुब मीनार पे अब टोटल पूरा 5 मंजिला हो गया है। यह इसके कुछ परोपकारी भी कार्य थे। इसने दीवान खैरात, दारुल सफा, दीवान इस्तिहाक जैसे विभागों की भी स्थापना की। इसने गुलामों के लिए दीवान बदगान की स्थापना की। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि इसने ससगनी जिसे जीतल कहा जाता था, और चांदी, ससगनी, जीतल, चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी मात्रा में जारी किए, जिसे अद्धा या विक कहा जाता था। यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो इसको लेकर हमने आगे की चीजों को शेयर कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका सही आंसर है हुमायूं, ऑप्शन सी। चलिए, पहला ऑप्शन शाहजहां, दूसरा जहांगीर, तीसरा हुमायूं और चौथा बाबर है। चारों के बारे में भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जान लेते हैं। प्रश्नों के साथ साथ ऑप्शन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हुए चलने से हम जो भी प्रश्न कराएंगे उससे कहीं ऑप्शन से हम ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए, हुमायूं के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हुमायूं मुगल काल का था। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं बाबर का पुत्र था। यह 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा, शासन किया। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे है एक महत्वपूर्ण कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध, कालिंजर पे आक्रमण करता है 1531 ईस्वी में। उस समय कालिंजर के शासक थे प्रताप यद्रदेव। प्रताप यद्रदेव, जिसमें हुमायूं असफल रहा। हुमायूं का एक और प्रमुख युद्ध रहा जो हुमायूं ने लड़ा अपने समय में, वो था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध इसने लड़ा था 26 जून 1539 ईस्वी को। यह युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। यह युद्ध शेर शाह के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित होता है। एक युद्ध और हुमायूं के समय में होता है, उसका नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 17 मार्च 1540 ईस्वी को। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया और हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध जाना पड़ा। तो कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध ही ऐसा था जहां से हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। हुमायूं ने दीन पनाह के पुस्तकालय, दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी 27 जनवरी 1556 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना भी हुमायूं ही करवाता है। चलिए, अब जान लेते हैं कुछ बाबर के बारे में। बाबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है, जैसे कि बाबर 1526 से 1530 तक शासक रहा। बाबर 1504 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पातशाह की उपाधि ग्रहण की। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। बाबर ने
पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? दूसरा युद्ध बाबर ने लड़ा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ता है 16 मार्च 1527 ईस्वी को। 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने स्वयं को गाजी की उपाधि प्राप्त की। बाबर एक और युद्ध लड़ता है, उसका नाम है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ता है। यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। मेदिनी राय इस युद्ध में मारा जाता है। एक युद्ध और लड़ता है बाबर, जिसका नाम है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ता है 6 अप्रैल 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट यानी जो कि बिहार में है पर अफगानों को हराया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। बाबर यहाँ पे भी जीतता है। तो बाबर के द्वारा मुख्य युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी जो कि बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य होता है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी, यह बाबर और मेदिनी राय के मध्य होता है। और घाघरा का युद्ध 6 अप्रैल 1529 ईस्वी में बाबर लड़ता है। फिर हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है शाहजहां। तो हम शाहजहां के बारे में भी कुछ चीजों को जान लेते हैं। तो शाहजहां के बारे में अगर हम शाहजहां जो है इसका शासनकाल, तो सर्वप्रथम शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के समय का ही है। जब कहा जाता था कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कब था, तो शाहजहां के समय था। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, जिसमें दिल्ली का लाल किला, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल जो कि आज 7वें अजूबे में शामिल है, लाहौर के किले में दीवाने आम, शीश महल, नौलखा, और ख्वाबगाह बनवाया था। शाहजहां के पास संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
शाहजहां के पास था। दारा शिकोह ने शाहजहां के समय में ही दारा शिकोह ने शाहजहां के समय में ही दारा शिकोह ने भगवद गीता, और रामायण, योग वशिष्ठ रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। तो इससे यह भी पता चलता है कि यह साहित्यिक लिटरेरी वर्क में यह एक्टिव था। शाहजहां ने शामूगढ़ का युद्ध लड़ा था, जो कि औरंगजेब और मुरीद की सेना ने दारा को हरा दिया। शामूगढ़ का युद्ध एक युद्ध था इसका इम्पोर्टेंट, जो कि था शामूगढ़ का युद्ध। तो शामूगढ़ के युद्ध में ही शाहजहां को औरंगजेब ने कैदी बनवा लिया था। कैद में 8 वर्ष रहने के बाद 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां के बारे में एक पॉइंट और है कि शाहजहां ने सिजदा और पैबोस की प्रथा को समाप्त करके चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की थी। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस की प्रथा को समाप्त करके चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की थी। और हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से अपने दूसरे ऑप्शन जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। चित्रकला जहांगीर के समय में चरम उत्कर्ष पे थी। जहांगीर ने सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा सिकंदरा में और लाहौर की मस्जिद बनवाई थी। ये रहे कुछ शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं और बाबर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किसने करवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। तो हम लोगों ने शाहजहां के बारे में अभी पीछे पढ़ लिया, जहांगीर के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ पॉइंट्स हम अकबर के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर 1556 से लेके 1606 ईस्वी तक शासक रहा। अकबर के कुछ प्रमुख युद्धों में अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जिसमें अकबर का संरक्षक बैरम खान था, जिसमें हेमू की पराजय होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 1562 ईस्वी में अकबर के कुछ प्रमुख कार्यों में, जैसे इसने दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में तीर्थकर का अंत किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर का अंत किया।
हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर के समय में ही लड़ा गया था। अकबर ने ही लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था इन्होंने 18 जून 1576 ईस्वी में। इसमें राणा प्रताप और अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह एवं आसफ खान ने। आसफ खान, मान सिंह और आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व किया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल जैसे लोग थे। अकबर के सामाजिक कार्यों में एक मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था तो मनसबदारी व्यवस्था में अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया था। यह व्यवस्था नागरिक व सैन्य व्यवसाय का आधार थी। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद दिया गया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। मीर बख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया अकबर के समय में। बदायूनी जो है उसने रामायण का अनुवाद किया। बदायूनी ने अथर्ववेद का अनुवाद प्रारंभ किया। और एक और पॉइंट है स्थापत्य कला के बारे में अकबर के, तो अकबर ने आगरा में लाल किला बनवाया। किले के अंदर जहांगीर महल तथा अकबर महल का निर्माण भी कराया गया। तो लाल किला कहाँ पे है? यह वाला आगरा में। किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी। तो बहादुर शाह जफर मुगल काल के अंतिम शासक रहे। इन्होंने 1857 में के विद्रोह में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा बौद्ध से है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? यह हमारा प्रश्न है। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए बोध गया में बौद्ध तीर्थ केंद्र है यह। चलिए कुछ गौतम बुद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। यह 566 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और बोध गया आपका निरंजना नदी के किनारे पे स्थित है। गौतम बुद्ध के जन्म की बात कर लें तो गौतम बुद्ध लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि वर्तमान में नेपाल में है, में जन्म हुआ था इनका। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। इसका उल्लेख अशोक के स्तंभ
अशोक स्तंभ, रुम्मीनदेई से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी में देखिए कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्त के बाद कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, अपने 5 शिष्यों को दिया था। गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण, यहाँ पे या महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किया था कुशीनगर में। कुशीनगर। इनकी मृत्यु का कारण अतिसार बताया जाता है। यह 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1924 का बेलगाम अधिवेशन। 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो किया था आपका CR दास ने। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां सम्मेलन था। 1923 दिल्ली की अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आजाद जी ने। अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। यह सबसे कम उम्र के नेता थे, उस समय अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1924 बेलगाम का महात्मा गांधी ने किया था और 1925 कानपुर का किया था आपकी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू जी ने 1925 के बेलगाम की अध्यक्षता की थी। यह 40वां था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? यह बहुत ही प्रचलित स्थान आपका इलाहाबाद है, जो कि अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का समागम जो है आपका वह अरब सागर में है। अरब सागर के खंभात की खाड़ी में है। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक पठार से होती है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन गोदावरी के बारे में। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की उत्पत्ति जो है वो पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से महाराष्ट्र के नासिक जिले से होती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, दूसरी है गोदावरी। यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो आपकी ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती हैं और यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। 1400 किलोमीटर लंबी कृष्णा नदी है। और हम अब चौथे ऑप्शन कावेरी की बात कर लें तो कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती हैं। यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और 760 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इसी क्रम में हम एक और नदी के बारे में जान लेते हैं, ताप्ती। ताप्ती नदी आपका नर्मदा के दक्षिण से बहती है। नर्मदा उत्तर की तरफ बहती हैं और नर्मदा के दक्षिण की तरफ ताप्ती बहती हैं। यह सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती हैं और यह भी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। चलिए इसी क्रम में हम आज के लास्ट क्वेश्चन 25वें नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट 26 से लेके 50 तक, क्योंकि जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं तो आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। कल के डेट में हम अगले वीडियो में हम 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, अधिक से अधिक जानकारी के साथ। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है, प्रोजेक्ट टाइगर है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव अभयारण्य है। इसी क्रम में हम समझ लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल में है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ पे कि हाथी, हिरण और बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। यह भी एक प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है जो कि केरल में है। मध्य प्रदेश में को वैसे भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ही कहा जाता है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है रातापानी। और हम ऑप्शन डी की तरफ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में है सोहागी बरवा जो कि महाराजगंज में है। यह भी वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपका प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा
एक्सप्लेनेशन सही लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ऐसे ही और भी अच्छे वीडियो और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ और भी ज़्यादा मैटर के साथ हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।